25 मई 2022 वो हिस्टोरिकल डेट जिसे कोई कश्मीर कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि इस दिन एक ऐसा फ़ैसला किया गया जिसके तहत कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। दिल्ली कोर्ट के इस फैसले से दुनिया भर से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आया। किसी ने इसे जुल्म, किसी ने इंसाफ, तो कोई इस पे खामोश रहा। लेकिन हकीकत क्या है? तो आज की इस वीडियो में चलें समझते हैं कश्मीर के इशू को, यासीन मलिक की लाइफ और इनकी लाइफ में हुई डेवलपमेंट्स को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। हमारी इस वीडियो का सबसे पहला किरदार है शेख अब्दुल्ला, जो कि 1905 में कश्मीर में पैदा हुए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जिसे इन्होंने नाम दिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल के रख दिया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि इसे एक ब्रॉड और ओपननेस वाला लुक दिया जा सके। इस दौरान ही इनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू पंडित से काफ़ी क्लोज हो जाती है। अब जिस टाइम इन्होंने पार्टी फॉर्म की उस टाइम तो कश्मीर में किंगडम रूल था। महाराजा हरी सिंह जो थे वो इस जगह को रूल करते थे। इनिशियली इनका पार्टी फॉर्म करने का मकसद ये होता है कि लोगों की जो मांग है ना, वो एक चैनल के थ्रू महाराजा हरी सिंह तक पहुंचाई जा सके। अब मौके की मुनासिबत से, क्योंकि उस वक्त हर कोई जीतोजहद कर रहा था, हर कोई आज़ादी के लिए लड़ रहा था, शेख अब्दुल्ला महाराजा हरी सिंह के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं, जिसमें वो महाराजा हरी सिंह से डिमांड करते हैं कि तुम भी ब्रिटिश की तरह हमारी जान छोड़ो। अब महाराजा हरी सिंह ये सारी चीज़ें देखकर कहते हैं कि वाह, तुम क्या प्लान बना रहे हो, मेरे खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हो, चलो जाओ अब जाके थोड़ी जेल की हवा खाओ। और महाराजा हरी सिंह इन्हें जेल में डाल देते हैं। अब 1947 आता है और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आते हैं। अब जब ये वजूद में आते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि उस वक्त बहुत से प्रिंसली स्टेट भी होते हैं, ऐसे स्टेट जहाँ पर ब्रिटिश का राज नहीं होता। तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि इन प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन देते हैं कि चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके, या फिर वो आज़ाद रहें। अब इनिशियली महाराजा हरी सिंह जो हैं वो तीसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी ना तो कश्मीर पाकिस्तान को चूज़ करेगा, ना ही इंडिया को चूज़ करेगा, कश्मीर जो है आज़ाद रहेगा। लेकिन बाद में इनके एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो जाता है और ये खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं कि महाराजा हरी सिंह इंडिया के साथ एक्सीड हो रहे हैं। इन खबरों के बाद कश्मीर में मुस्लिम अपराइजिंग शुरू हो जाती है, जिसको दबाने के लिए और रोकने के लिए बहुत से मुस्लिम्स को कत्ल कर दिया जाता है और इन सब कत्ल के पीछे महाराजा हरी सिंह होते हैं। बहरहाल पहली इंडो पाक वार शुरू हो जाती है और कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के लिए महाराजा हरी सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं। अब महाराजा हरी सिंह के पास कुछ और चॉइस तो होती नहीं है, तो इंडिया उन्हें कहता है कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें, फिर हम आपकी मदद करेंगे। अब महाराजा हरी सिंह ये चीज़ साइन करते हैं और इसके अगले दिन ही इंडियन आर्मी कश्मीर में एंटर हो जाती है महाराजा हरी सिंह की हेल्प करने के लिए और कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने के लिए। 1948 में जवाहरलाल नेहरू इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाते हैं, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 47 पास करती है और कश्मीर में सीज फायर अनाउंस करती है, जिसके बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दूसरी तरफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसे आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यूनाइटेड नेशन दोनों कंट्रीज से कहती है कि आप यहाँ पर प्लेबिसाइड होल्ड करेंगे, यानी आप वोटिंग करवाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर वो आज़ाद रहना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्लेबिसाइड हो या ना हो, अगर महाराजा हरी सिंह रूलर रहे तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि कश्मीर इंडिया के साथ एक्सीड करेगा। फिर 1948 में जवाहरलाल नेहरू एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और महाराजा हरी सिंह से एक शख्स की रिहाई के लिए कहते हैं, जो कि ना सिर्फ पॉपुलर होता है बल्कि प्रो इंडियन भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेख अब्दुल्ला के बारे में। याद है मैंने इस वीडियो की शुरू में कहा था कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती होती है। इसकी वजह से शेख अब्दुल्ला इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ एक्सीड करे, बल्कि वो चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया के साथ एक्सीड करे। अब 1948 में शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू की मदद से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनका ज़मीर जाग जाता है और इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो सिर्फ एक पपेट हैं, वो एक करपुतली है इंडिया की। और फिर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि भाई कश्मीर इंडिया के साथ एक्सीड नहीं करेगा,
बल्कि कश्मीर आज़ाद रहेगा। यहाँ तक कि ये इस मसले को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन तक को रिक्वेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जो प्लेबिसाइड होल्ड करने के लिए कहा था ना, आप होल्ड करें, लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। अब इंडिया को रियलाइज़ हो जाता है कि शेख अब्दुल्ला बगावत पे उतर हैं। फिर 1953 में इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1955 में शेख अब्दुल्ला के लेफ्टिनेंट मिर्ज़ा अफजल बैग एक पार्टी फॉर्म करते हैं जिसे वो नाम देते हैं प्लेबिसाइड फ्रंट। अब शेख अब्दुल्ला इसे फॉर्मली ज्वाइन तो नहीं करते, लेकिन पीछे पीछे से वो इस पार्टी को गाइड कर रहे होते हैं। अब इस पार्टी का वही मकसद होता है जिस वजह से शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया होता है, और वो ये कि यूएन रेजोल्यूशन की पासदारी करो। और फिर 1958 में इनके ऊपर एक केस चलाया जाता है जिसे कॉन्स्पायरेसी केस ऑफ 1958 कहते हैं। इसमें इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं और कश्मीर को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 6 साल बाद जब ये केस का आउटपुट आने वाला होता है और पूरी कौम इंतज़ार कर रही होती है कि फाइनली भाई क्या वर्डिक्ट है, जवाहरलाल नेहरू इस केस को विड्रॉल कर लेते हैं और शेख अब्दुल्ला को तमाम चार्जेस से फ्री कर देते हैं। इसके बाद शेख अब्दुल्ला दोबारा, जो इनका ज़मीर थोड़ी देर के लिए जागा था, वापसी सो जाता है और इनकी दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से वापसी जो है वो अच्छी हो जाती है। इनकी रिहाई के बाद जवाहरलाल नेहरू इनसे कहते हैं कि अब तुम एज अ मीडियम काम करोगे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ताकि कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, उसे डायलॉग्स के थ्रू सॉल्व किया जा सके, जो कि एक बहुत ही अच्छा इकदाम होता है। जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में आते हैं और इनकी उस वक्त के डिक्टेटर अय्यूब खान के साथ काफ़ी ज़्यादा मुलाकात होती है और फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि अय्यूब खान दिल्ली में आएंगे और जवाहरलाल नेहरू से कश्मीर के मामले पे बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस मुलाकात से पहले ही 27 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है और फिर ये पीस नेगोशिएशन जो काफ़ी टाइम बाद शुरू हुई थी, वापसी अधूरी की अधूरी रह जाती है। अब इस दौरान ही 1965 में एक और प्लेबिसाइड फंड के नाम से पार्टी फॉर्म की जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस दफ़ा ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में फॉर्म की जाती है और इसे फॉर्म करते हैं अमानुल्लाह खान। और इसके करीब 1 साल बाद ही 1966 में यासीन मलिक की पैदाइश होती है और अपनी टीन एज से ही यासीन मलिक जो हैं वो आज़ादी के लिए जिदोजहद करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये एक पार्टी फॉर्म करते हैं जिसे वो नाम देते हैं ताला पार्टी, जिसमें मोस्टली कश्मीर की यूथ और स्टूडेंट शामिल होते हैं। बाद में ये इस पार्टी का नाम बदल के रख देते हैं इस्लामिक स्टूडेंट लीग ISL। अब ये सब तो बात की बात है, अभी तो यासीन मलिक पैदा हुए हैं। अब नेहरू की डेथ के बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी इनकी जगह ले लेती है, जिनके बारे में ये मशहूर होता है कि वो एक डिक्टेटर की तरह थी, सिर्फ कश्मीर के मामलात में नहीं बल्कि इंडिया के मामलात में भी। अब नेहरू की डेथ के बाद शेख अब्दुल्ला का दोबारा ज़मीर जाग जाता है और वो वापसी कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इन्हें वापसी 1968 में वापसी इन्हें जेल में डाल देती है और बाद में तो इन्हें जिला वतन ही कर दिया जाता है। अब 1971 आता है, वो वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तीसरी जंग होती है। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान होता है और हमारे हाथ से हमारा जो ईस्ट वाला हिस्सा है, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। अब शेख अब्दुल्ला जो है वो इन्हें ये सब पता चल रहा होता है और वो ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। इनका एटीट्यूड दोबारा, इनका ज़मीर वापसी हो जाता है और इनका एटीट्यूड दोबारा जी हुजूर वाला हो जाता है। अब शेख अब्दुल्ला तो हैं जेल में। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के लेफ्टिनेंट मिर्ज़ा अफजल बैग, वही जिन्होंने प्लेबिसाइड फंड पार्टी फॉर्म की थी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे आप इंदिरा गांधी एकॉर्ड साइन करते हैं। अब ये एकॉर्ड क्या होता है, इसको मैं इन डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं ना, तो इसमें इंदिरा गांधी बिल्कुल पूरे तरीके से कश्मीर को अपने हाथ में ले लेती है और शेख अब्दुल्ला को भी। उनसे कहती है कि ये बार बार तुम्हारे अंदर जो भूत जाग जाता है ना आज़ादी का, और तुम बातें करते हो कि भाई प्लेबिसाइड होल्ड करो, तुम अब ये साइन करो कि अब तुम ये वापसी नहीं करोगे। अगर तुम ये साइन कर देते हो तो भाई तुम्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी, बाहर निकलो, इलेक्शन जीतो और चीफ मिनिस्टर बन जाओ। अब ये एग्रीमेंट सीधा सीधा सवाल या निशान होता है कश्मीर की आज़ादी पर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑब्ज़र्व करने वाली बात यह है कि अभी भी इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी नहीं होती, इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं होती जितना कि अभी आने वाले वक्त में होगी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसके पीछे 2 बड़े रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला तो कश्मीरी यूथ। देखें, अभी भी कश्मीर की यूथ जो है ना, वो अभी खड़ी नहीं होती। और तारीख उठा के देख लें, अगर कोई भी रेवोल्यूशन आता है ना, तो उसके अंदर यूथ बड़ा रोल प्ले करती है।
दूसरा रीज़न हो सकता है जिहाद। लेकिन जिहाद एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा हो, अगर आपके हुकूक को दबाया जा रहा हो, तो आप सबसे पहले बातचीत के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व करें। फिर 1977 के इलेक्शन होते हैं और इसमें अब्दुल्ला एक बड़ी अक्सरियत से जीतते हैं और चीफ़ मिनिस्टर बन जाते हैं। इनके चीफ़ मिनिस्टर बनने के 5 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद चीज़ें और रिश्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। इनके पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। एक तरफ इनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला होते हैं और दूसरी तरफ इनके दामाद गुलाम मोहम्मद शाह होते हैं। अब फ़ारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं होते और इंदिरा गांधी के बारे में मशहूर है कि वो सीट पे उन्हीं को बिठाती हैं या उन्हीं को बैठा हुआ देखना पसंद करती हैं जो कि उन्हें अच्छा लगता है, जो उनकी बात पे यस करता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि 1983 के इलेक्शंस होते हैं जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला जीत जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो इंदिरा गांधी देवीदास ठाकुर और जगमोहन के साथ मिलकर फ़ारूक अब्दुल्ला को रिमूव कर देती है और इसकी जगह GM शाह गुलाम मोहम्मद शाह को इंस्टॉल कर देती है। अब इससे ज़ाहिर क्या होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, वो किसको वोट देते हैं, कुर्सी पे वही बैठेगा जो इंडिया के सामने हाँ करेगा। फिर 1984 में एक ऐसा सानिया होता है जो कि पूरे इंडिया को हिला के रख देता है और वो ये कि इंदिरा गांधी को अचानक असैसिनेट कर दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। इनके कत्ल के बाद इनके बेटे राजीव गांधी इनकी जगह पे आ जाते हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला की दोबारा एंट्री होती है। अब फ़ारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके तहत ये लोग इस बात से एग्री होते हैं कि ये दोनों मिलकर 1987 का इलेक्शंस लड़ेंगे, एज वेल एज कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएगा, यानी कि एक मोनोपोली बना देते हैं। अब इस एग्रीमेंट को जब सेपरेटिस्ट एज वेल एज इस्लामिक लीडर और पार्टीज़ देखती हैं तो वो भी यकजहत हो जाती हैं और एक ग्रुप फॉर्म करती हैं जिसे वो नाम देती हैं मफ, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। फिर आता है एक शिफ्टिंग पॉइंट जिससे कश्मीर जन्नत से जहन्नम बन जाता है। होता कुछ यूँ है कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले 600 अपोजिशन वर्कर्स को फ़ारूक अब्दुल्ला अरेस्ट करवा लेते हैं और इलेक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा धांधली की जाती है। कहा जाता है कि इस इलेक्शन में मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसके लिए यासीन मलिक कैंपेन कर रहे थे, वो जीत रहे होते हैं, लेकिन इनकी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर को जितवा दिया जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस मौके पर इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट खामोश रहते हैं और बजाय इसके कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने धांधली की, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें यासीन मलिक, मोहम्मद यूसुफ शाह और बहुत से दूसरे लीडर्स शामिल होते हैं। अब ये सोचकर किया जा रहा होता है कि शायद इससे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में तो इससे हालात और ज़्यादा बदतर बनाए जा रहे होते हैं, क्योंकि इस अमल के बाद बहुत से ऐसे लीडर्स जो बातचीत के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, वो हथियार का रास्ता अपना लेते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ शाह और यासीन मलिक। यासीन मलिक जेल से रिहा होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसे अमानुल्लाह खान ने फॉर्म किया होता है। वही अमानुल्लाह खान जिसने 1965 में प्लेबिसाइड फ्रंट फॉर्म किया होता है। अब कश्मीर बम धमाकों और कत्लो गारत से लरज़ रहा होता है। हालात और ज़्यादा बदतरीन तब हो जाते हैं जब मिलिटेंट ग्रुप्स या तो कश्मीर में फॉर्म होते हैं या फ्रॉम आउटसाइड दी कश्मीर फॉर्म होकर कश्मीर में एंटर होते हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन। अब ये ग्रुप जो होते हैं वो कश्मीर में एंटर होते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, लेकिन बाद में इनके और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बीच में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, ख़ास करके यासीन मलिक के दरमियान, क्योंकि यासीन मलिक और इनकी आइडियोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। यासीन मलिक एक आज़ाद नेशनलिस्टिक सोच रखने वाले होते हैं, वेयर एज इन ग्रुप की आइडियोलॉजी इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट होती है। फिर 1990 में हालात पर काबू पाने के लिए कश्मीर पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि आर्म फोर्सेस किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं विदाउट वारंट। आर्म फोर्सेस किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं और उनसे इस बारे में सवाल भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया जाता है 1990 में। फिर करीब 4 साल बाद 1994 में यासीन मलिक को बेल पर रिहा किया जाता है। रिहा होने के बाद यासीन मलिक गांधीगिरी का ऐलान करते हैं, यानी नॉन वायलेंस और पीसफुल तरीके से कश्मीर के मसले को सॉल्व करने का कहते हैं, जिसके बाद इनको अपनी ही पार्टी से अपोजिशन फेस करने को मिलती है, ख़ास करके अमानुल्लाह खान की तरफ से, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 2 हिस्सों में बंट जाती है।
एक तरफ यासीन मलिक और दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान। फिर थोड़ा वक्त गुजरता है और करीब 5 साल बाद यासीन मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया जाता है, जिसके तहत आप किसी भी शख्स को 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। और फिर 1999 में अरेस्ट होने के बाद 2002 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी ये इस रास्ते से भटकते नहीं, बल्कि जो रास्ता इन्होंने 1994 में अपनाया होता है उससे ही कंटिन्यू रखते हैं। फिर 2005 और 2006 के दौरान ये पाकिस्तान में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, वाशिंगटन USA में जाते हैं, और हर जगह जाने का इनका एक ही मकसद होता है, और वो ये कि कश्मीर के मसले को सॉल्व किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कुछ हासिल नहीं होता। फिर 2007 में ये कश्मीर में दोबारा आ जाते हैं और एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जिसे ये नाम देते हैं जर्नी ऑफ फ्रीडम, सफ़र आज़ादी। इस कैंपेन में ये करीब 3500 विलेजेस एंड टाउन्स को विज़िट करते हैं और हर जगह लोगों को आज़ादी के लिए उभारते हैं। फिर 2010 में एक ऐसा इवेंट होता है जिससे दोबारा कश्मीर के हालात बदतर होते हैं। होता है कुछ यूँ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस 3 निहत्थे लोगों को मार देती है, ये कहकर के ये पाकिस्तानी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि कश्मीर के ही रहने वाले होते हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट दी कश्मीर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। अब इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए एक तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस इनके ऊपर लाइव एलिमिनेशन करती है, शेलिंग करती है, जिसकी वजह से करीब 112 सिविलियंस की जान चली जाती है, और दूसरी तरफ पूरे कश्मीर पर कर्फ्यू लगा देती है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने की चीज़ें तक ख़त्म हो जाती हैं। हालात को बेहतर करने के लिए मनमोहन सिंह ये अनाउंस करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। जितने भी लोगों की जानें गई हैं उनकी फैमिली को 11,000 कंपनसेशन दिया जाएगा। ऑल्थो बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो ये कंपनसेशन लेने से मना कर देती हैं। इसके अलावा एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा जो एज अ मीडियम काम करेगा बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर। अब इसके बाद हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन व्यूवर्स, ये कश्मीर है और यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक अमन नहीं रहता। फिर करीब 6 साल बाद 2016 में दोबारा टेंशन बढ़ जाती है जब बीजेपी की गवर्नमेंट बुरहान वानी को मार देती है। ये खबरें जब फैलती हैं तो थ्रू आउट दी कश्मीर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बुरहान वानी को कश्मीर का हीरो समझा जाता था। अब हालात पर कंट्रोल करने के लिए दोबारा कर्फ्यू लगाया जाता है, दोबारा प्रोटेस्टर्स पे शेलिंग होती है और दोबारा प्रोमिनेंट फिगर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें यासीन मलिक भी शामिल होते हैं। इसी दौरान ही ये खबरें भी फैलना शुरू हो जाती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जा रहा है। अब यासीन मलिक को जब ये पता चलता है तो वो जेल में से प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के नाम पर एक ख़त लिखते हैं। अब वो ख़त मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता, ऑल्थो मैं इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर इन शॉर्ट बात करूं तो इस ख़त में यासीन मलिक नवाज़ शरीफ को कश्मीर की कॉज याद दिलाते हैं और इन्हें ये करने से रोकते हैं। फिर साल बदलता है और यासीन मलिक पर एक और दबाव आ जाता है, और ये कि 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके ऊपर केस खोलती है टेरर फाइनेंसिंग का। 2019 में इस केस की बेसिस पर इनके घर पर छापा मारा जाता है और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। केस कुछ यूँ होता है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान से, इसकी एजेंसी से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से और बहुत सी दूसरी जगहों से फ़ंड रेज़ किए, जिसे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर कश्मीर में टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब यासीन मलिक इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन फिर 25 मई 2022 को दिल्ली कोर्ट यासीन मलिक को उम्र कैद सज़ा सुना देता है और कुछ इस तरह यासीन मलिक को पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं सिर्फ आपसे 2 बातें कहूँगा। सबसे पहले ये कि आपको क्या लगता है ये बातें सुनने के बाद जो कुछ भी यासीन मलिक के साथ हुआ वो इंसाफ था या जुल्म। और दूसरी बात ये कि अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।